हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10th के जो गोधली बुक है उसके चैप्टर नंबर 7। कितने चैप्टर नंबर 7, जिसका कि नाम है परंपरा का मूल्यांकन। क्या बच्चों नाम है? परंपरा का मूल्यांकन। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। कृपया वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन बतलाएंगे वो सारे क्वेश्चन में ठीक लगाते चलेंगे। बता दिया करेंगे आपको कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष लघु पूछे जाते हैं। वो प्रश्नों को आप लोग जरूर नोट करें और उम्मीद करता हूं कि आपके पास कॉपी और कलम अवश्य होगा। तो चलिए आपके क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक आपके अंदर जो है वो ऊर्जा भरी शायरी लेके आए हुए हैं बच्चों। कि वो क्या है? देखिए, आँखों में नींद बहुत है बच्चों। क्या है? आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने की मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो कितना अच्छे बच्चे लाइन बोला गया है। ये 2 महीना, मात्र 2 महीने समय बचा हुआ आपके जो बिहार बोर्ड है उसके लिए मात्र आपके पास समय है 2 महीना। यही 2 मंथ बतलाएंगे कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। अगर आपकी मेहनत अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट अवश्य अच्छा होगा, क्योंकि जो आपका जो बतलाया जाता है क्या कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो उसी से पता चलता है कि आपकी मेहनत कितनी अच्छी थी। अगर आपका रिजल्ट खराब होता है तो आप कितनी मेहनत कर लो, लेकिन आपका जो समय है वो बर्बादी का माना जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा जो शायरी बोला गया है। आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही उम्र है मेरे दोस्त कुछ कर दिखाने की, इसे खोना नहीं। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आपके चैप्टर बच्चों है परंपरा का मूल्यांकन। बच्चों क्या है चैप्टर आपका जो है वो क्या है? परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर आपके पास है। ठीक है, अच्छा इसके लेखक कौन है बच्चों? इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन बच्चों? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगर इनके जन्म की बात करें बच्चों तो इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 में बच्चों इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनका मृत्यु की बात करें, अगर इनका बच्चों मृत्यु की बात करें तो इनका जो मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 में बच्चों क्या हुआ था? इनका मृत्यु अर्थात निधन हो गया था। बच्चों ये है क्या? जो परंपरा का मूल्यांकन हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, आखिर ये है क्या? तो ये बच्चों आपका है निबंध। क्या है बच्चों? निबंध। आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन इनमें से क्या है? परंपरा का मूल्यांकन इनमें से क्या? ऑप्शन नंबर दे देगा, A B C करके दे देगा। तो आपको देखना है कि निबंध जिसमें रहेगा उसमें आपको टिक लगाना है और आपको मिल जाएगा 1 नंबर। यह पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। बच्चों कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 में, तथा इनका मृत्यु कब बच्चा हुआ था? तो 30 मई 2000 में इनका मृत्यु हुआ था। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मुझे चलना है कहाँ? तो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलिए पहला बच्चा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न आपके पास बच्चों है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? ये जो क्वेश्चन बच्चों है इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि हर बार से लगभग पूछी ही जा सकती है। ठीक है, या तो फर्स्ट सिटिंग में या तो सेकंड सिटिंग में हमेशा हर साल पूछती है। शायद ही किसी ऐसे वर्ष से रही है जिसमें कि एक प्रश्न नहीं आया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद समझ सकते हो और इसे तो आप लोग अवश्य उतार लें। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चे इसका आंसर क्या है? परंपरा का ज्ञान उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। किन के लिए? परंपरा ज्ञान सबसे ज़्यादा उनके लिए आवश्यक है जो सारी रूढ़िवादिता को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो कि साहित्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए क्या है? परंपरा का जो ज्ञान है वो उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रांति के तहत साहित्य को मुख्य रूप से अलग न
पहुंचा दे, ऐसा उनको लग रहा है। देखिए अगला प्रश्न बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक बच्चों 2। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रश्न नंबर क्रमांक 1 को पूरी तरह से समझ लिया होगा और उसे कॉपी भी कर लिए होंगे या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर क्रमांक 2। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? बच्चों इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या जाएगा, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य का अग्रणी भूमिका है। साहित्य के वर्गीय आधार का उपयोग और विवेक द्वारा नव सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार हमारी परंपरा लोगों को जगाने का काम करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बच्चों नोट कर लें। ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे अवश्य नोट कर लें। बच्चों अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या है, प्रश्न क्रमांक बच्चों आपका 3। प्रश्न क्रमांक बच्चों देखिए 3 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्रमांक बच्चों 3 बोला जा रहा है साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। क्या बोला बच्चों कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। ये बच्चों बोला गया। देखिए इसका जो आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर है साहित्य का परंपरा अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है जिससे मनुष्य की इंद्रियां बोध उसकी संभावनाओं को व्यक्त कर देती है, जिससे लेखक का मानना है कि हमारी परंपरा से साहित्य की नवसृजन में सहयोग होती है, ऐसा वो कह रहे थे। देखिए अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 बच्चों क्या बोला गया, साहित्य में विकास क्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट करें। ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, इसका देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक की युग परिवर्तनशील होती है। समाज में विकास के साथ साथ साहित्य में भी क्रमिक रूप से विकास होती है, क्योंकि समाज और साहित्य जो सो जाती है तथा पूंजीवाद की प्रगति शीतलता से अधिक साहित्य प्रगतिशील होती है। ये आपका रहा इसका बच्चों आंसर। ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 1 था बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों बढ़ते हैं। देखो बच्चों प्रश्न क्रमांक आपका ये 5 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 बोला जा रहा है, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित करते हैं? ये आपका रहा बच्चों प्रश्न। इसका देखिए आंसर थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। चलिए इसका देखिए जो आंसर है, चलिए आंसर बच्चों को क्या बोला जा रहा है, देखिए लेखक ने मानव चेतना की आर्थिक संबंधों के द्वंद्वात्मक बताया है तथा उसको प्रभावशाली मानते हुए सापेक्ष स्वाधीनता प्रमाणित कर देता है। कहा जाता है कि सब कुछ परिस्थितियां द्वारा ही अनिवार्य नहीं होती। यदि मनुष्य परिस्थितियां का निर्णायक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का निर्णायक नहीं है। लेखक दोनों में आत्मक संबंध बताया है, इसलिए साहित्य अपेक्षा स्वाधीनता ही है। ये आपका रहा। देखिए अगला प्रश्न बच्चे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर पे। अगला प्रश्न बच्चों 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 6 प्रश्न है साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किस खतरों से आग्रह करता है। बच्चे इसका जो बच्चे आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक यह कहना चाहते हैं कि लोग जो करते हैं वह सब कुछ सही हो यह जरूरी नहीं होता है। जो लोग जो करते हैं जरूरी नहीं कि वो जो लोग कर रहे हैं वो सारी चीज़ सही होगा, कुछ उसकी गलतियाँ होती है। ठीक है, हम हमेशा बोलते रहते हैं गलतियाँ इंसान से होती है, ठीक है, जानवरों से और भगवान से गलतियाँ होती नहीं है। लेकिन कला की भूमिका पूर्णतः निर्दोष भी भयंकर दोष है, ये बोला गया। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। ठीक बच्चों 7 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं, ये बच्चा था प्रश्न। इसका देखिए आंसर क्या है। राजनीतिक मूल्यों से अपेक्षा साहित्य की मूल्य अधिक अस्थायी इस प्रकार होती है। यदि कोई साहित्यकार दूसरे की आलोचना से पूरे नहीं होता है तो राजनीतिक दावा भी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीतिक से ज़्यादा प्रेरणा साहित्य देता है। साहित्य से ही व्यक्ति अपना ज्ञान अर्जन कर संसार को संचालित करता है। अगला प्रश्न बच्चे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 8 नंबर प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न है बच्चों। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए जो 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला गया। जातीय असमानताएं विभिन्नता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व है बतावे, ये बोला गया। बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाए देखिए। लेखक ने जातीय असमानता का उल्लेख यूनानियों के प्रसंग में किया है। जब जन समुदाय एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करता है तो उनकी जातियां का असमानता नष्ट नहीं होती है एवं मानव समाज को बदलता है, किंतु उसकी पुरानी असमानता का कायम नहीं होती। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देश इसी जातीय असमानता का पहचान करता है। अतः असमानता समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते थे। उनमें इतिहास, संस्कृति, परंपरा के आधार पर निर्मित असमानता का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उतना नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे प्रश्न क्रमांक 9 की ओर बच्चों। देखिए 9 क्या बोला गया बच्चों। जातीय और राष्ट्रीय असमानताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताते हैं, ये प्रश्न है बच्चों। और इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा देखिए वो क्या है। जातियाँ और राष्ट्रीय असमानताओं में लेखक वे समानता बताता है कि जिस समय राष्ट्र की सभी तत्व को मुसीबत आ जाती है तो उस समय राष्ट्रीय असमानता का ज्ञान अति आवश्यक होता है। इस तरह उस समय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो जाती है। चलिए अगला बच्चे प्रश्न को बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी पहले ले लें।
उसके बाद 10 नंबर 11 नंबर देख लेंगे, उसके बाद आपको बच्चा हो जाएगा क्लास समाप्त। चलिए 10 नंबर बच्चों प्रश्न के क्या बोला गया है। प्रश्न नंबर 10 है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। बच्चों ये जो 1 नंबर प्रश्न था और ये आपका 10 नंबर प्रश्न है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों बोला गया कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरे जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं किया गया है। यह सब संस्कृति और इतिहास की देन है। बच्चों कितना अच्छा प्रश्न बोला गया कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से। बच्चों आपको अगर बतला दें, जीके में पूछा जाए कि भारत में कितनी जातियां पाई जाती है, तो बच्चों को बतला दें भारत में जो है टोटल 2500, बच्चों कितना 2500 अर्थात 2500 जातियां पाई जाती हैं। पूरे भारत में 2500 जातियां पाई जाती है, 2500 जातियां पाई जाती है। लेकिन आज तक पूरे देश में पूरे राष्ट्र स्तर को लेकर के, जाति से लेकर के पूरे राष्ट्र स्तर तक आज तक झगड़ा लड़ाई या आंदोलन नहीं हुआ है, वो भी जाति लेकर। अपने गांव में देखते होंगे जातिवाद होता है और झगड़ा लड़ा होता है, लेकिन पूरे देश में आज तक जाति को लेकर के झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सभी धर्म को समान मानता है। इतनी जाति होने के बाद भी लोग इतना मिलजुल रहते हैं, इनका देन कहना है हमारा संस्कृति और इतिहास का देन है कि हम लोग इतने सभ्य हैं। और अगर बात करें और सभी देशों में तो ऐसा नहीं है, वहाँ 5-6 जाति 10-15 जाति रहती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। और बात करें भारत कैसी राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के जो देश है, राज्य का और देश का कोई भी अपना धर्म होता नहीं है, क्योंकि अपना धर्म होता नहीं है। जब अपना धर्म बच्चों होता नहीं है तो सरकार का भी अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सभी धर्म को समान अधिकार दिया गया है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू धर्म हो या मुसलमान का धर्म हो, ईसाई धर्म हो या फिर इस्लामी धर्म, कोई भी देश हो, धर्म हो, सबको समान अधिकार दिया गया है। किसी भी पर्व में मान लीजिए अगर कोई भी प्रधानमंत्री है, वो अर्थात मान लीजिए हिंदू है, अगर देश में कोई पर्व हो रहा है हिंदू का, तो उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन और सभी देशों में ऐसा नहीं होता। बात करें अगर पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहाँ पे क्या है कि सरकार इस्लामिक पर्व त्यौहार पे अपना भी कुछ पैसा दान वगैरह देते हैं, लेकिन भारत में ऐसा करते नहीं हैं। ठीक है, ये था। तो वही था इसका आंसर कि पूरे जो भारत में है ना, राष्ट्र के हैसियत से पूरे विश्व में जैसा भारत है, इतना जाति होने के बावजूद भी कभी भी झगड़ा लड़ाई होता नहीं है, ऐसा कभी कोई देश में होता नहीं है। इसलिए बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का जो मुकाबला है वो कोई नहीं कर सकता है। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक बार आपसे मुंह से सुनना चाहेंगे या आप कमेंट में जल्दी से भर दीजिए, भारत माता की जय। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्रमांक बच्चों 11 है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न पढ़ देखेंगे, उसका आपको हो जाएगा बच्चों चैप्टर ये भी समाप्त। बच्चों ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं बच्चों, पहले भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे बोल रहा है कि भारत में जो बहुजातीय है ये संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे, किस तरह से? तो देखिए है बच्चों, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, क्योंकि संस्कृति और इतिहास के निर्माण में इस देश के कवियों का सबसे ऊंचा स्थान है। यदि इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग करते हैं तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूटकर बिखर जाएगी। ये रहा बच्चे इसका आंसर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इसे आप नोट नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे हम आपको अवश्य ही नोट करवाते हैं। इसलिए इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न नंबर बच्चों 12 क्या बोला गया है? 12 नंबर बच्चों क्या है? किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचार पर प्रकाश डाले। बच्चे देखो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा,
समाजवाद हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है। इस प्रसंग में लेखक अपना विचार इस प्रकार बताते हैं कि देश के साधनों का सबसे अच्छा प्रयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करके आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, उसका देखिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ गए हैं। और एक लाइन बच्चों छूट गया था आपका, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ गए हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रीय क्षमता का विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ये रहा बच्चों आपका जो प्रश्न था, आपका 12 नंबर प्रश्न। ये इसका हो गया बच्चों आंसर। आप लोग इसका भी आंसर जल्दी से ले ले। ठीक है, लेकिन जो सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों, वो प्रश्न कौन सा था आपको बता दें। प्रश्न क्रमांक बच्चों 1, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 10, ये दोनों जो बच्चों हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग जल्दी से कॉपी कर लें और ये दोनों प्रश्न को याद भी कर लेंगे। ठीक है, और याद करके बतलाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी नहीं, याद हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से आना है वीडियो में और उसका फिर बोलना है कि सर हमको ये क्वेश्चन याद हो गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।